सबसे पहले मेरे चैनल के सभी दर्शकों को दिल से नए साल की शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये जो नया साल शुरू हो रहा है ना 2026 का, हम सब के लिए शुभ हो, क्योंकि 2025 इस देश के लिए कई बुरी खबरें भी लेकर आया था, कई मुश्किल लम्हे लेकर आया था। और आप जानते हैं सबसे मुश्किल लम्हा क्या था? जब सरकार हमारे सवालों का जवाब देना बंद कर दे, जब सरकार को यह लगने लगे कि जनता के प्रति वो जवाबदेह नहीं है। उससे बड़ी त्रासदी कोई नहीं हो सकती। और यही हो रहा था 2025 में। और 2025 के खत्म होते होते तक भारतीय जनता पार्टी ने आभास दिलवा दिया कि जनता के सवालों के प्रति वो जवाबदेह नहीं है। 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक भी सलीके का सवाल मीडिया ने नहीं किया। नतीजा आपके सामने है। अब इनको कठिन सवालों के जवाब देने की आदत नहीं रही। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर मध्य प्रदेश के नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। पिछले 24 घंटों में ये दो चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय और अमित शाह। अभद्रता की इन्होंने मिसालें पेश की हैं। सरकार से जब सवाल किए जाते हैं, इनसे जब सवाल किए जाते हैं, तो किस तरह से भाषाई मर्यादा भूलते हैं, उसकी मिसाल सामने आई है। मगर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से इंदौर में 10 लोगों की मौत पर कैलाश विजयवर्गीय ने घंटा और फोकट शब्द का इस्तेमाल किया, या किस तरह से जब अमित शाह से पत्रकारों ने कोलकाता में सवाल किया और उन्होंने कहा कि आपका ध्यान भाभी जी की तरफ था, और कठिन सवाल पर यह कहा कि मेरी पार्टी आप मुझ पर छोड़ दो, आप बंगाल पर फोकस करो। इससे पहले कि मैं इसकी चर्चा करूं या कैलाश विजयवर्गीय की चर्चा करूं, ये वीडियो देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। करीब 10 सेकंड के लिए वीडियो देखते हैं। यह वीडियो जारी किया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, और आप देखिएगा कोई आवाज नहीं आ रही है। देखिए 10 सेकंड के लिए वीडियो। यह वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाया दोस्तों? हो क्या रहा है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं, विदेश के नेताओं से बात करते हैं, या नीति आयोग की बैठक होती है, प्रधानमंत्री कार्यालय अपनी तरफ से जो वीडियो जारी करता है उसमें प्रधानमंत्री की कोई आवाज नहीं होती है। आप इसके मायने समझते हैं? यानी कि प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं वो आवाज देश की जनता तक ना पहुंचे, क्योंकि ऐसी ढेरों तस्वीरें, ऐसे ढेरों वीडियो सामने आ गए हैं जहां अक्सर प्रधानमंत्री कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं जिससे उनकी साख पर सवाल खड़ा होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय ने ऐसा वीडियो जारी क्यों किया? आप नीति आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे हैं, देश की जनता जानना चाहती है कि आप बोल क्या रहे हैं। आप उसका लिखित बयान जारी कर देंगे, मगर उसका ऑडियो जारी नहीं होगा। क्यों? किस बात से डरता है प्रधानमंत्री कार्यालय? किस बात से डरती है बीजेपी? यह सवाल किया जाना चाहिए, और यह सवाल किया जाना गलत नहीं है। हर नागरिक का यह दायित्व है कि वो अपनी सरकार को जवाबदेह बनाए। इंदौर में 10 लोग मर गए, मजाक नहीं है। इंदौर जो कहने को भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, 10 लोग मर गए। मगर अडानी के न्यूज चैनल के जवाब में, उनके पत्रकार अनुराग द्वारी के सवाल के जवाब में किस तरह से बौखला गए कैलाश विजयवर्गीय, उसकी मिसाल अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले कहते हैं फोकट के सवाल मत करो, उसके बाद घंटा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फिर उनका एक पार्षद है, वो पत्रकार के साथ बदतमीजी करता है, तू तड़ाक करता है। मगर मुझे खुशी है कि अडानी की न्यूज चैनल में काम करने के बावजूद अनुराग जो हैं वो भाजपा से डरे नहीं। मैंने अनुराग को सोशल मीडिया पर देखा है, ये कभी भी कोई वाहियात बात नहीं करते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, और ये इनकी खासियत है। उसकी चर्चा बाद में, मगर सबसे पहले ये वीडियो, पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश ये बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या?
तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? वहाँ 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। इस 54 सेकंड में आपने देखा कि पत्रकार बहुत ही शालीनता से सवाल कर रहा था। उसके बाद मंत्री ने उनके साथ बदतमीजी की। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब 11 सालों से आपसे कठिन सवाल ना किए जाएं या सवालों के जवाब देने की आदत ना रह जाए, तब अक्सर नेता इस तरह की बदतमीजी करते हैं। इनके बेटे किस तरह का पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते थे और अधिकारियों के साथ किस तरह की बदतमीजी करते थे, हम देख चुके हैं। पिता के भी यही हाल है। ये इससे पहले कई बार विवादास्पद बयान दे चुके हैं, ढेरों विवादास्पद बयान दे चुके हैं, भाषाई मर्यादा भूल चुके हैं, कई बार भूल चुके हैं। और उसके बाद उनका यह बयान आता है कि मुझसे गलती से एक शब्द निकल गया था, उसके लिए मैं खेद जताता हूं, माफी नहीं मांगता हूं। यह बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जनता की सेवा कर रहा हूं, मगर दिख रहा है तो सिर्फ अहंकार। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जो अनुराग द्वारी ने ही पेश किया है। यहां पर यह सज्जन बैठे हुए हैं और आप देखिएगा, लोग जो हैं वो जमीन पर बैठे हुए हैं। अनुराग द्वारी लिखते हैं, जो जमीन पर बैठे शख्स हैं वो आम जनता के नुमाइंदे हैं। जो कुर्सी पर बैठे हैं हुक्मरान हैं, आम जनता देश के सबसे साफ शहर में गंदा पानी पीकर मर रही है, बीमार पड़ रही है। इसी की शिकायत लेकर आए हैं, लेकिन मंत्री जी को इतनी भी तमीज नहीं कि जनता को उठाकर अपने बगल में बिठा लें। फिर से इस वीडियो को देखिए दोस्तों अपने स्क्रीन पर। क्या जो माफी मांगी है कैलाश विजयवर्गीय ने, इसके कोई भी मायने हैं जब आपके तेवर इस तरह के होंगे? क्योंकि ये बात इनके अंदर रची बसी हुई है। ये जो सामंती सोच है ना, ये जो हुक्मरान वाली सोच है, ये इनके अंदर भरी हुई है। यही वजह है कि इनके लखते जिगर, इनके जो बेटे हैं, वो बैट के साथ अधिकारियों की पिटाई करते हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बाद में अधिकारी अपने बयान से पलट जाता है, केस वापस लेता है, और क्यों ना करे बेचारा, जिंदगी हराम कर देंगे उनकी। सरकार इनकी है, डबल इंजन की सरकार है, और यही डबल इंजन की सरकार जहां जाती है, इनके नेता मंत्री जहां जाते हैं, बदतमीजी दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे हैं, उनकी आवाज ही नहीं आ रही है साहब। मैं जानना चाहता हूं क्यों। और मुद्दा सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय का नहीं है, याद कीजिएगा, अमित शाह बंगाल में थे, उनसे 2 सवाल पूछे गए और उन्होंने भाषाई मर्यादा भूल गए। वो किसी ने उनसे सीधा और सरल सवाल पूछा कि भाई बीएसएफ आपके अंतर्गत आती है, फिर आप ममता बनर्जी पर उंगली क्यों उठा रहे हैं कि भाई वो सीमा सुरक्षा को लेकर सहयोग नहीं दे रही हैं? अब इसके जवाब में वो देखिए, लगता आपका दिमाग आप भाभी जी की तरफ था। ये देश के गृह मंत्री हैं, इनके तेवर देखिए, आपका दिमाग भाभी जी की तरफ था। यानी कि आपके पास सवालों का जवाब नहीं है तो आप किसी के घर में पहुंच जाएंगे, किसी की बीवी के बारे में बात करने लगेंगे। और यह अधिकार आपको दिया किसने, अमित जी बताइए? सुनिए किस तेवर में अपनी बात रख रहे थे। आपका दिमाग भाभी जी की तरफ था। जो सवाल आपने किया है उस पे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है, आखिर ये विरोधाभास तुम कहां भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों।
इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने उनसे सवाल पूछा कि भाई सरकार में जब 75 साल के आप हो जाते हैं तो भाजपा के अंदर ही 75 साल के जो नेता हैं उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है। सवाल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि वो 75 साल के हो गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं पार्टी के अंदर आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, स्वर्गीय अटल जी, ये सब 75 साल के बाद रिटायर हो गए थे। सवाल प्रधानमंत्री के बारे में था, मगर देखिए अमित शाह किस कदर बौखला जाते हैं। 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? जैसे मैंने कहा ना, जब सवालों की आदत नहीं रहती है। अब उनसे जब सवाल पूछा गया था बीएसएफ के बारे में कि भाई बीएसएफ आपके अंतर्गत आता है, सीमा की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, बहुत सीधा और सरल सवाल है। और इसमें तर्क क्या दिया जा रहा है कि बंगाल सरकार हमें सहयोग नहीं दे रही। आपके समर्थक आपको 2025 का सरदार पटेल बताते हैं और आप इतने बेबस हैं ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ। आप कह रहे हैं कि त्रिपुरा और असम में जो है वो घुसपैठियों की समस्याओं का समाधान हो गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो हेमंत बिस्व शर्मा हैं, आप ही के मुख्यमंत्री हैं ना, रोज घुसपैठियों के नाम पर अपने ही राज्य के नागरिकों के बारे में अनर्गल बातें करते रहते हैं। आपके बातों को कॉन्ट्रडिक्ट और आपकी बातों को गलत ठहरा रहे हैं आपके ही राज्य के मुख्यमंत्री, जहां आपका शासन है। तो मुझे बताइए, आप इस पर ममता बनर्जी पर दोष मढ़ रहे हैं। मैं देश के गृह मंत्री को आमंत्रित करना चाहता हूं, मेरे मंच पर आएं, मेरे सवालों का इंटरव्यू का जवाब दें। क्योंकि जो पत्रकार अक्सर आपसे कठिन सवाल पूछ के डर जाया करते हैं ना, वो मेरी फितरत नहीं है अमित जी। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, तथ्यों के आधार पर सवाल पूछूंगा। आप जो अक्सर अपने बात से पलट जाया करते हैं, सवाल पूछूंगा। क्योंकि अगर घुसपैठियों का ठीकरा सिर्फ ममता बनर्जी के सिर पर फोड़ा जाना है तो कृपया बताइए, आपने झारखंड के चुनावों में तो यह तक कह दिया था कि वहां घुसपैठी आ गए, तो झारखंड में घुसपैठी कहां से आ गए भाई? बताइए, झारखंड में घुसपैठी कहां से आ गए? बिहार के रास्ते आए होंगे, तो कैसे घुसे बताइए? बिहार में तो भाजपा की सरकार थी पहले भी और अब भी, तो ये कैसे हो रहा था? सबसे बड़ी बात, पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, 26 भारतीयों को, 28 भारतीयों को मौत की घाट उतार दिया जाता है। वो घुसपैठिए, वो आतंकवादी वहां पहुंचे कैसे? बैसरण घाटी से पुलिस क्यों गायब कर दी गई थी? अमित जी, क्या आप इन सवालों के जवाब देंगे? और जब ये सवाल किए जाएंगे तो आप बौखला जाते हैं। इसलिए आप अभिसार शर्मा को इंटरव्यू नहीं देते हैं। सच बताऊं दोस्तों, साल के पहले दिन वाकई मेरा मन नहीं था कि मैं किसी कार्यक्रम के साथ आपके सामने आऊं, मगर जो मैंने पिछले 24 घंटों में देखा है ना, उसने दिल को दुखी किया है कि अब भाजपा को आदत नहीं रही कठिन सवालों के जवाब देने को लेकर। यही हाल इनके प्रवक्ताओं का है, चाहे गौरव भाटिया हो, शहजाद पूनावाला हो, प्रेम शुक्ला हो, आए दिन प्राइम टाइम में बदतमीजी करते रहते हैं। इनकी महिला प्रवक्ताओं की भी हालत है, राधिका खेरा हो, जितनी महिला प्रवक्ता हैं, वो कौन संजू वर्मा हो। और ये मत भूलिए, ये जो सवालों के जवाब ना देने की आदत अभी की नहीं है, 24 घंटे की नहीं है। स्मृति ईरानी याद है जब वो सांसद हुआ करती थी अमेठी की, दैनिक भास्कर के पत्रकार की नौकरी खा गई थी। सवाल सामान्य सा था, मगर देखिए क्या बदतमीजी की थी। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाले। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र जी। की। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम, अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिए दीदी, 2 शब्द मैम आप बोल दीजिए 2 शब्द। मैं क्षेत्र का अपमान करते पत्रकार होते नहीं नहीं नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप 2 शब्द बोल दीजिए, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो
मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करे। नहीं मैं सर कोई भरत अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं है। आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिएगा। हम लोग दो शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा, बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, वरना और ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। और मैं उम्मीद करता हूं कि साल 2026 में नया साल शुरू हो गया है, जवाबदेही बढ़ेगी, क्योंकि अंकिता भंडारी के मुद्दे पर, प्रदूषण के मुद्दे पर, कुलदीप सिंह सेंगर के मुद्दे पर यह देश की जनता प्रमाणित कर रही है कि वो सड़कों पर उतर सकती है। अंकिता भंडारी के मुद्दे पर देहरादून में लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं, सवाल पूछने वाले हैं कि आखिर वो कौन नेता, कौन सा मंत्री था जिसको लेकर अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया गया कि आप एक रात उनके साथ बिताएं, और फिर भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है कथित तौर पर अंकिता भंडारी की हत्या कर देता है और उस मामले में वो आरोपी है। ये सवालात हैं साहब, और इनसे बचा नहीं जा सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि 2026 में भाजपा थोड़ी हिम्मत लाएगी, थोड़ा मादा लाएगी, ताकि सवालों के जवाब दिए जाएं। और आपके नेताओं से आग्रह है कि आइए कभी मेरे मंच पर और मेरे सवालों का भी जवाब दीजिए। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।